हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिरिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हमारी जो चल रही है उसमें मैंने एपिक को, सोनेट को, ओड को, पोइट्री को, मॉक एपिक को सभी को डिस्कस कर लिया है। आज उसमें एक पार्ट आता है लिरिक। लिरिक को समझेंगे, लिरिक होता क्या है। इस वीडियो में लिरिक को डिस्कस करने वाले हैं कि लिरिक होता क्या है। सबसे पहले अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं कि लिरिक क्या होता है, इस पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं लिरिक होता क्या है। लिरिक का मतलब होता है गाने या कविता के शब्द। कोई पोयम है, उसके शब्द, कोई गाना जो किसी गीत या संगीत का हिस्सा होते हैं। जो कभी मतलब लिरिक क्या होता है, किसी गाने या कविता का शब्द होता है जो किसी गीत या संगीत का हिस्सा होता है। हिंदी में हम इसे गीत के बोल भी कहते हैं या गीतिका भी कहते हैं। इसे हिंदी में हम गीत के बोल, 1 मिनट, इसको हम हिंदी में गीत के बोल या गीतिका भी कहते हैं, गीतिका भी कहते हैं। ठीक है, कहा जा सकता है। गीत के बोल यानी कि गीतिका जो लिरिक आपके हैं वो किसी भाव, विचार या कहानी को अभिव्यक्त करने के लिए होते हैं। तो लिरिक क्या होते हैं, किसी के भाव को, किसी के इमोशन को, किसी के भाव को बताने के लिए, या फिर बोल सकते हैं किसी की कहानी को, किसी के थॉट्स को अभिव्यक्त बताने के लिए लिरिक लिखे जाते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना लिरिक का, इसका मुख्य उद्देश्य होता है संगीत के साथ भावनाओं को जुड़ाव देना और सुनने वालों के दिलों में गहरा असर छोड़ना। ये संगीत के साथ गाए जाते हैं लिरिक। ठीक है, तो ये याद रखना है। और लिरिक, अब तो लिरिक ऐसे भी गाए जाने लगे हैं। पहले क्या होता था कि लायर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता था, लायर। ठीक है, याद रखना है, एक लायर करके इंस्ट्रूमेंट होता था जिसे लायर नाम का एक वाद्य यंत्र की संगत में गाया जाता था पहले। अब तो लिरिक को ऐसे भी गाया जाता है। तो ये याद रखना है। और इसमें हम क्या याद रख सकते हैं कि इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। जैसे इसमें इमोशन एक्सप्रेशन होती है। लिरिक में इमोशन किसके एक्सप्रेशन होते हैं, तो इमोशनल होता है, ये याद रखना है। एक इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं इसमें। जो कवि है वो अपना इमोशन, अपने थॉट्स को बताता है। तो इमोशनल एक्सप्रेशन में क्या बताता है, जैसे लिरिक है वो मुख्य मकसद होता है लिरिक का किसी की भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करना, जैसे कि प्यार, दुख, खुशी, गुस्सा या फिर जीवन की किसी घटना का वर्णन करना। ये लिरिक का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि अगर लिरिक में कवि जो है, लिरिक का जो पोएट्स है वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशन बताता है। अब वो इमोशनल एक्सप्रेशन में प्यार भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, गुस्सा भी होता है, या जीवन का कोई भी ऐसी घटना हो जो वो इसके थ्रू बताता है। ठीक है, तो इसमें इमोशनल एक्सप्रेशन भी होते हैं आपके लिरिक में, याद रखना है। दूसरा क्या होता है, इसमें पोएटिक स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं। जो पोएट होते हैं, जो इसके पोएट होते हैं, इसमें पोएटिक स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं। तो पोएटिक स्ट्रक्चर में क्या फॉलो करते हैं इसमें लिरिक में, जो अधिकांश लिरिक में क्या होता है कि एक कवितात्मक संरचना होती है, एक पोएटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें राइमिंग, रिदम और मीटर का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अधिकांश लिरिक में जो कवि हैं वो क्या करते हैं, राइमिंग है यानी कि जो तुकबंदी होती है, जो लय होता है, रिदम होता है, जो मीटर होता है, उसका ध्यान रखते हैं। इससे गाने की ये इसलिए ध्यान रखते हैं जिससे गाने क्या हो जाते हैं, गाने के जो बोल है यानी कि इससे लिरिक को सुनने में बहुत सुखद बनाया जाता है। इस वजह से पोएटिक स्ट्रक्चर का भी यूज़ करते हैं पोएट लिरिक में, ताकि जो लिरिक है ना, लिरिक को सुनने में बड़ा अच्छा लगे। इस वजह से वो ऐसा यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं अपनी भाषा में समझा दूँगी तो लिरिक को एकदम ही समझ में आ जाएगा। तीसरा इसमें क्या यूज़ करते हैं, तीसरा भी जान लेते हैं। तीसरा इसमें मैसेज या थीम होता है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या होता है, मैसेज या थीम। इसमें जो पोएट्स हैं वो मैसेज और थीम पे भी बात करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं कि हर लिरिक में कोई ना कोई थीम या संदेश छुपा होता है। हर लिरिक में आप देखेंगे कोई ना कोई मैसेज या थीम छुपा होता है। अब वो थीम कैसे भी हो, चाहे वो आपके सोशल मुद्दे हों, चाहे वो आपके सोशल इश्यूज़ हों, या फिर लव के मुद्दे हों, प्रेम के हों, या फिर नेचर हो, या फिर कोई आत्मचिंतन की बात हो। तो ये जो लिरिक है ये किसी कहानी या विचार को ही संप्रेषित करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि लिरिक में मैसेज और थीम भी छुपा रहता है। जैसे आपके अगर लिरिक हम गा रहे हैं, एक्सप्रेशन हो रहा है, पोएट्स बता रहा है, तो उसमें सोशल इश्यूज़ के बारे में हो सकता है बता रहा हो,
हो सकता है अपने प्रेम के बारे में बता रहा हो सकता है नेचर के बारे में वो बता रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब लिरिक में कोई कहानी या फिर विचार को ही बताया जाता है, तो ये याद रख सकते हैं। और चौथा इसमें क्या हो सकता है, चौथा जो पोएट्स है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, हार्मनी विद म्यूज़िक। और लिरिक में पोएट्स क्या यूज़ करते हैं, ये बस मैं बता रही हूँ कि पोएट्स एक लिरिक में क्या क्या यूज करता है। विद म्यूज़िक, हार्मनी विद म्यूज़िक, ठीक है, हार्मनी विद म्यूज़िक। एक मिनट, हार्मनी विद म्यूज़िक, इसमें आपका हार्मनी यानी कि म्यूज़िक से मेल, ये भी यूज़ करते हैं। हार्मनी विद म्यूज़िक यानी कि लिरिक में ना बोल संगीत, यानी लिरिक के जो बोल हैं वो संगीत के साथ इस तरह लिखे जाते हैं कि वे म्यूज़िक के साथ तालमेल बनाते हैं। ठीक है, म्यूज़िक के साथ ताल ऐसा लिखा जाता है, लिरिक को ना बोल संगीत के साथ इस तरह लिखा जाता है कि वे म्यूज़िक के साथ तालमेल बनाते हैं। बोल और संगीत को एक साथ मेल सुनने वालों को अधिक प्रभावशाली अनुभव प्रदान होता है। तो बोल हो गया, यानी कि आपकी जो लिरिक है, जो संगीत है, जो हम बोलते हैं उसके जो संगीत, दोनों को मिला के एक साथ मेल कर दो तो उसको सुनने वालों पे, हम जैसे लिसनर पर क्या हो जाता है, एक प्रभावशाली अनुभव प्रदान होता है। इसलिए हार्मनी विद म्यूज़िक का भी यूज़ करते हैं पोएट्स लिरिक में। और क्या यूज कर सकते हैं, पाँचवा हम देखेंगे तो पोएटिक डिवाइस का भी यूज करते हैं। ये बस मैं बता रही हूँ कि लिरिक में एक पोएट क्या क्या यूज़ करता है, जो लिरिक पोएट होता है। पोएटिक डिवाइस को भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, लिरिक में कई काव्यात्मक अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। पोएटिक डिवाइस जैसे आपका गीत में हम क्या करेंगे, यानी कि लिरिक में कई आपके पोएटिक डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। वो डिवाइस जैसे कोई अलंकार वगैरह, फिगर ऑफ स्पीच, जैसे आपके सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। मेटाफर का यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। मेटाफर यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे रूपक। एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं, एलिट्रेशन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा। तो ये पोएटिक डिवाइस में वो क्या क्या, मतलब फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं पोएट जो है लिरिक में, ताकि इसलिए यूज करते हैं जिससे गीत के जो बोल है, ताकि जो लिरिक है वो अधिक प्रभावी और सुंदर बनाने के लिए वो पोएटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे आपका सिमली, मेटाफर, एलिट्रेशन, इन सभी का यूज़ करते हैं ताकि लिरिक और अधिक क्या हो जाए, प्रभावी हो जाए और अधिक सुंदर हो जाए। ठीक है, तो इसे ही लिरिक कहा जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें लिरिक का, अगर हम एक एग्जाम्पल लें लिरिक का, जैसे मैंने कहा कि अगर जैसे कोई गाना हो, जैसे कोई सॉन्ग हो, वो लव पर आधारित हो, जैसे आपका कोई सॉन्ग है और वो प्रेम पर आधारित है, तो उसके जो बोल हैं प्यार की भावनाओं को उजागर, मतलब लव पे अगर है, जैसे मैं कोई लिरिक गा रही हूँ, कोई गाना है और वो किस पे है, प्यार पर है, तो जब मैं बोलूँगी, कोई गाना गाऊँगी, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, सिमली का यूज़ करेंगे, उसमें हम मेटाफर का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे मैंने कहा तेरी आँखों का जादू, तेरी आँखों का जादू, या दिल की धड़कनों में तू, ठीक है, दिल की धड़कनों में तू, तेरी आँखों का जादू, तो ये सब क्या है, फिगर ऑफ स्पीच ही तो है, फिगर ऑफ स्पीच का ही तो यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो बोल है, ये जो लिरिक है, ये प्रेम की गहराई और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और जब संगीत के साथ ये जुड़ते हैं ना, तो उनका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ठीक है, तो लिरिक बस इतना याद रखना है, लिरिक एक गीत है। पहले तो इसे लायर नाम का एक वाद्य यंत्र हुआ करता था, उसकी संगत में गाया जाता था, लेकिन अब ऐसे भी इसको ऐसे ही गाते हैं लोग, ऐसे ही गाते हैं। इसमें क्या होता है, अपनी इमोशनल फीलिंग्स को, जो पोएट्स है वो अपनी इमोशनल फीलिंग्स, अपने थॉट्स को बयान करता है। अब वो थॉट्स कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो प्रेम के हों, प्रकृति के हों, आपके सोशल इश्यूज़ के हों, कैसे भी वो थॉट्स हो, कहानी हो, विचार हो, कुछ भी हो, वो इमोशन वो क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें पोएट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज करता है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, पोएटिक स्ट्रक्चर होता है, मैसेज और थीम भी होता है। मैसेज थीम जैसे सोशल मैंने बताया ही है। हार्मनी विद म्यूजिक, इसमें हार्मनी और म्यूजिक को एक साथ मिलाया जाता है। पोएटिक डिवाइस किसका किसका यूज़ करते हैं, सिमली, मेटाफर, इलिट्रेशन, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक मैंने पूरा लिरिक ही समझा दिया है। अगर हम एक निष्कर्ष इसका निकालें, लिरिक क्या होता है, तो लिरिक किसी भी गीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बस लिरिक मतलब गीतिका होते हैं या गीत के बोल होते हैं।
ठीक है। लिरिक का हिंदी है गीत के बोल या गीतिका। ये किसी गीत का, किसी सॉन्ग का एक पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो गाने की आत्मा को दर्शाता है। ये न केवल सुनने वालों के मन में भावनाओं को जगाता है बल्कि गाने को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। तो ये याद रखना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने अपनी भाषा में समझा दिया। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे लिरिक वही चीज़ समझाया है यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे लेके आया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी समझाया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अ लिरिक इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट पोएम दैट एक्सप्रेसेस पर्सनल, देखिए पर्सनल इमोशन हो और थॉट्स हो ऑफ द स्पीकर। वही चीज़ बता रहा है। ये की पॉइंट्स है लिरिक के, कहीं पे भी आएगा तो ये की पॉइंट्स याद रखना है। वैसे मैंने समझाने के लिए बता ही दिया है। और लिरिक क्या है? एक छोटी कविता का प्रकार होता है जो किसी वक्ता या किसी स्पीकर या किसी कवि के व्यक्तिगत भावनाओं, ठीक है, पर्सनल इमोशन और थॉट्स को व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया ना? एक छोटी सी गीत होते हैं, गीत का बोल होता है, गीतिका होती है। और इसमें क्या होता है, जो कवि है, जो स्पीकर है, वो अपने पर्सनल इमोशन और थॉट्स को बयान करता है। Unlike epic or narrative poetry which tells a story, a lyric poem focuses on the emotion, thoughts, feelings of single speaker. तो ये भी याद रखना है कि ये एपिक या कथात्मक, ये एपिक या नैरेटिव पोइट्री के उल्टा होता है। ये एक जैसा नहीं होता है। जैसे आपका एपिक है, नैरेटिव पोइट्री है, उसके जस्ट उल्टा होता है जो एक कहानी सुनाती है। जो क्या करता है? एक कहानी सुनाता है। लिरिक जो होती है, लिरिक जो कविता होती है, वो भावनाओं, विचारों और अनुभवों पर केंद्रित होती हैं। ये याद रखना है। लिरिक में आपके इमोशंस और थॉट्स, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जनरली क्या होता है, ये संगीतात्मक होती है। ठीक है, ये याद रखना है। जनरली ये कैसी होती है? संगीतात्मक होती है। शुरुआत में इसे लायर नामक वाद्य यंत्र की संगत में गाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लायर है, मैंने सब गोदापत्ती कर दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये शुरुआत में इसे लिरिक को क्या करते थे, लायर नाम का एक अकम्पैनिमेंट होता था, यानी कि वाद्य यंत्र होता था, उसकी संगत में गाया जाता था। आपने खुद ही देखा होगा कि एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे लेके गाते रहते हैं, वही लायर नाम का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना देख लीजिए। मैंने समझा दिया पूरा इंपॉर्टेंट थीम वगैरह। शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट क्या होता है ये भी देख लीजिए। यानी कि लिरिक जो होती है बहुत छोटी होती है और संक्षिप्त में होती है। मैं एक बात और समझा दूं कि लिरिक में जब पोएट्स है ना अपनी फीलिंग्स बताता है या अपने इमोशन, अपने थॉट्स, जो भी वो कहानी बताता है ना, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताता है। यानी कि बहुत खींचते चला जाएगा। जैसे नैरेटिव पोएम होती है, एपिक पोएम होता है, कहानी बताता है तो बहुत खींच देता है। महाकाव्य क्या हो, बहुत लंबा चौड़ा, एक कहानी को बताने के लिए पूरी लंबी चौड़ी कहानी, उसी में पूरे महाकाव्य में जाके ख़त्म होती है लास्ट में। लेकिन लिरिक क्या है, ये भी कहानी बताता है लेकिन बहुत शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त फॉर्म में ये अपनी कहानी बता के किनारे कर देता है। अपने इमोशन, थॉट्स, फीलिंग जो भी है सब किनारे कर देता है। तो वही आपका है शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, यानी कि छोटी और संक्षिप्त होती है लिरिक। लिरिक पोएम इज यूजली ब्रीफ, कंसाइज। तो ये सब की पॉइंट्स है, अपने याद रखना है। बाय द वे एग्जाम में पूछ लिया गया तो ये की पॉइंट्स याद रखना है कि लिरिक जो है, कविता जो होती है, वो आमतौर पर छोटी होती है, संक्षिप्त होती है। यानी कि पोएट्स को अपनी फीलिंग्स वगैरह बताने के लिए बहुत छोटे में, बहुत ब्रीफ में वो बता देता है। इट कन्वे इमोशंस इट कन्वे इमोशंस सक्सेंट मैनर विदाउट एक्सटेंसिव स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे वही चीज़ समझा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये बिना किसी विस्तृत कहानी के भावनाओं को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती है। वही चीज़ बताया जो मैंने भी बताया, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी एक्सटेंसिव स्टोरी टेलिंग है। उसको खूब लंबी चौड़ी स्टोरी है, उसको खूब बढ़ा चढ़ा के बताया, बट ऐसा नहीं बता रहा है। ये बहुत ही संक्षिप्त फॉर्म में बता रहा है। एक एपिक की तरह मत समझिए, इसलिए पहले वो बोल दिया कि एपिक नहीं है, ना ही नैरेटिव से ये विपरीत है। जिस तरह नैरेटिव पोइट्रियाँ होती हैं और एपिक होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, ये उसी के जस्ट विपरीत है। बहुत छोटी में अपनी कहानी ये क्लियर कर देती है, अपनी कहानी बता देती है, व्यक्त कर देती है। द ब्रेविटी एड्स इंटेंसिटी टू द फीलिंग और थॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड। तो इसकी जो संक्षिप्तता भावना है या विचार की तीव्रता को और बढ़ाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। दूसरा क्या है इस पे, ये कुछ विशेषताएं हैं लिरिक की। सिंगल इमोशन और थॉट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल इमोशन थॉट्स होते हैं। यानी कि जो पोएट्स होता है ना, जो पोएट वो लिरिक गाता है ना, वो अपने इमोशन को बताता है, अपने थॉट्स को बताता है। सिंगल इमोशन थॉट्स होते हैं। लिरिक पोएट्री टिपिकली रिवॉल्व्स अराउंड अ सिंगल इमोशन, ये इंपॉर्टेंट है।
यानी कि की पॉइंट्स एक्सपीरियंस, मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये याद रखना है कि जो लिरिक है वो आमतौर पर किसी एकल भावना यानी कि सिंगल इमोशन, एक्सपीरियंस और चिंतन के इर्द गिर्द घूमती है। ये सब आपने याद रखना है क्योंकि आपके की पॉइंट्स याद रखना है। वेदर इट्स लव, sorrow, joy, or at the nature, the focus is on conveying a deep personal feeling rather than narrative events are telling a story। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है, सिंगल इमोशन और थॉट्स होते हैं। जो लिरिक होती है, लिरिक जो कविता होती है वो आमतौर पर किसी सिंगल इमोशन, एक्सपीरियंस और मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन के इर्द गिर्द घूमती है। अब वो चाहे आपका प्रेम हो गया, चाहे दुख हो गया, चाहे आनंद हो गया, चाहे प्रकृति नेचर के प्रति आश्चर्य हो, कुछ भी हो, इसका उद्देश्य गहरे व्यक्तिगत भाव को ही व्यक्त करना होता है। तो लिरिक का जो उद्देश्य होता है सिर्फ गहरे व्यक्तिगत भाव को ही व्यक्त करना होता है, ना कि घटनाओं का वर्णन करना होता है। जो इमोशंस है, जो एक्सपीरियंस है, जो आपके थॉट्स हैं, उसी को ये एक्सप्रेस करता है, ना कि घटनाओं का वर्णन करता है। लिरिक में घटनाएं वर्णन नहीं होती हैं, लिरिक में सिर्फ एक्सप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? इमोशन होते हैं, इतना याद रखना है। इमोशन होते हैं और थॉट्स होते हैं, थॉट्स को बयान किया जाता है, एक्सपीरियंस को बयान किया जाता है, फीलिंग को बयान किया जाता है। ये सारे वर्ड्स याद रखना है। तीसरा इसमें क्या हो सकता है, तीसरी जो विशेषताएं इसकी है म्यूजिकल क्वालिटी। इसमें जो संगीतात्मक गुण पाए जाते हैं। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिरिक इन इट्स म्यूजिकलिटी, यानी कि लिरिक की जो प्रमुख विशेषता है इसकी संगीतात्मक, मतलब लिरिक कैसी होती है, म्यूजिकल होती है। ये याद रखना है, लिरिक कैसी होती है, संगीतात्मक होती है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू राइम, मीटर, रिदम एंड द केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड साउंड। जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया अभी। तो लिरिक कैसी होती है, संगीतात्मक होती है। इसे राइम यानी कि तुक, हिंदी में तुक बोलेंगे। इसे राइम, मीटर, लय, ताल, रिदम, लय, ताल और शब्दों और ध्वनियों को सावधानी पूर्वक चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब म्यूजिकल क्वालिटी को कभी इसमें भरता है तो सबसे पहले ये संगीतात्मक होती है। तो कभी सबसे पहले ध्यान क्या देता है, राइम पे, मीटर पे ध्यान देता है, रिदम पे ध्यान देता है और केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स, साउंड्स, और वो शब्दों को ऐसे चयन करता है, मतलब केयरफुल चयन करता है शब्दों को, तब इसमें डालता है जो कवि है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे क्या कह रहा है, इवन व्हेन रेड साइलेंटली अ लिरिक पोएम ऑफन अ मेलोडियस क्वालिटी। चाहे आप इसे मौन रूप से पढ़ने पर भी इसमें संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम लिरिक को मौन रूप से भी पढ़ते हैं तब भी इसमें हमको एक संगीत की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि लिरिक कैसी होती है, म्यूजिकलिटी होती है, यानी कि संगीतात्मक होती है। ठीक है, तो लिरिक की एक प्रमुख विशेषता यही है कि ये कैसी होती है, म्यूजिकलिटी होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। तो लिरिक पर्सनल भी होती है, इंटेंस मतलब पर्सनल भी होती है और सब्जेक्टिव भी होती है। देख लेते हैं। लिरिक पोएम आर हाईली सब्जेक्टिव। लिरिक पोएम कैसी होती है, सब्जेक्टिव होती है, ये याद रखना है। जो लिरिक कविताएं होती है वो अत्यधिक आत्मपरक होती हैं। अब सब्जेक्टिव मतलब आत्मपरक, ठीक है, आत्मपरक, थोड़ा सा हिंदी लिख दूँ, जो अत्यधिक आत्मपरक होती हैं। ऑफन रिफ्लेक्टिंग द पर्सनल इमोशन, फीलिंग्स, थॉट्स ऑफ द पोएट आर स्पीकर। वही चीज़ देखें यहाँ पे बात हुई, जो अक्सर कवि या स्पीकर हो गया या पोएट्स हो गए, उनकी व्यक्तिगत भावनाओं, विचारों या अनुभवों को रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, तो लिरिक कैसी होती है, सब्जेक्टिव होती है। यह अक्सर जो कवि है, जो स्पीकर हैं, उनके व्यक्तिगत भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स को बयान करती हैं। दे डू नॉट एम टू बी ऑब्जेक्टिव और टू डिस्क्राइब एक्सटर्नल इवेंट्स इन डिटेल, बट इंस्टेड फोकस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। मतलब ये बाहरी घटनाओं का वर्णन करने का उद्देश्य नहीं रखती है, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं पर केंद्रित है। तो समझ में आ गया होगा, जो लिरिक है ये व्यक्तिगत, अभी व्यक्तिगत क्या, पोएट है, जो स्पीकर है, उसके पर्सनल फीलिंग्स को बताती है, पर्सनल इमोशन को बताती है, पर्सनल थॉट्स को बताती है लिरिक, ना कि बाहर की घटनाओं को बताती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये समझ में, ये बाहरी घटनाओं का वर्णन करने का उद्देश्य नहीं रखती है जो लिरिक है, बल्कि ये क्या करती है, स्पीकर के या पोएट्स के व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं पर ही केंद्रित होती है, उसके इमोशन, फीलिंग और थॉट्स के बारे में ही बताती है। चलिए आगे बढ़ते, मुझे पता है समझ में आ गया होगा। आगे मैं एग्जाम्पल भी दूंगी कैसे है। यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें और क्या यूज़ होता है, इसकी विशेषता है इंटेंस एंड इमोशनल।
यानी कि इसमें तीव्र और भावनात्मक पाया जाता है। सिंस लिरिक पोएम्स आर शॉर्ट, they often focus on a moment of intense emotion, bringing immediacy and depth to the reader or listener। तो लिरिक कविताएं जो होती हैं वो बहुत छोटी होती है। अभी मैंने बताया लिरिक कविता जो होती है वो बहुत छोटी, अपनी कहानी बताने के लिए बहुत छोटे फॉर्म में ही बता के अपनी कहानी कंप्लीट कर देती है। तो ये बहुत छोटी होती है और अक्सर किसी गहन भावना के क्षण पर केंद्रित होती है, या अक्सर किसी गहन भावना, इंटेंस इमोशन पर केंद्रित है, जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा। और जो रीडर है या लिसनर है उसके दिल में गहराई और तत्कालता का प्रभाव डालती है। ठीक है, जो रीडर है, जैसे हम जैसे रीडर हैं या लिसनर है, हमारे दिल में वो क्या डालती है, एक इमीडिएसी का डेप्थ डालती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिरिक है। तो लिरिक कितने भी प्रकार, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री, सम ऑफ विच इंक्लूड। तो टाइप्स ऑफ लिरिक है, कितने लिरिक के प्रकार होते हैं, लिरिक कविता के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे आपके सोनेट्स हो गए, तो ये भी कहीं ना कहीं लिरिक ही है बट अलग अलग फॉर्म में है। तो 14 लाइन्स की ये पोएम होती है, ऑफन एक्सप्लोरिंग थीम्स लाइक लव और ब्यूटी। तो सोनेट क्या होता है, ये 14 लाइन की कविता होती है जो अक्सर प्रेम या सौंदर्य जैसे विषयों का अन्वेषण करते हैं। तो इसमें किस पे विषय, ये किस पे लिखा जाता है, लव और ब्यूटी पे लिखा जाता है सोनेट। दूसरा है आपका ओड, ये भी लिरिक जैसा है। तो अ पोएम दैट प्रेजेस समथिंग और समवन देन ऑफन मोर फॉर्मल एंड एलाबोरेट। तो ओड क्या होता है, ये जो कविता होती है किसी चीज़ या व्यक्ति की प्रशंसा करती है, जो अक्सर फॉर्मल होती है और विस्तृत होती है, एलाबोरेट होती है। तो ये याद रखना है। और एक मिनट, यस, एलिजी भी देख सकते हैं। रिफ्लेक्टिव पोएम टिपिकली लिमेंटिंग द डेथ ऑफ समवन और मोर्निंग अ लॉस। तो एलिजी भी है, जिसे हम एलिजी कहते हैं। ये एक चिंतनशील कविता होती है, मतलब लेमेंटिक पोएम होती है, शोरफुल पोएम होती है, जो आमतौर पर किसी के डेथ पर शोक व्यक्त करती है। ये पोएम हाइमन, इसको हिम भी पढ़ा जाएगा, हाइमन भी पढ़ा जाता है। तो ये रिलीजियस सॉन्ग होता है, पोएम होती है प्रेजिंग गॉड और द डिवाइन। तो ये रिलीजियस सॉन्ग होता है, ये गॉड या कोई डिवाइन की उसमें तारीफ में लिखा जाता है। हाइकू हो गया एक शॉर्ट एंड ट्रेडिशनल जापानीज फॉर्म ऑफ फोकसिंग ऑन नेचर एंड सफिशिएंट पोएम। ये एक शॉर्ट पोएम होती है जो कि ट्रेडिशनल जापानीज पोएम होती है और जो प्रकृति और एक विशेष क्षण पर केंद्रित होती है। ठीक है, जो नेचर और स्पेसिफिक मोमेंट पर फोकस करता है। तो ये सब क्या है, आपके लिरिक के प्रकार हैं, इसमें भी लिरिक पाए जाते हैं। तो लिरिक क्या होते हैं, गीत के बोली होते हैं, कहीं पे भी लिरिक मिल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ लिरिक पोइट्री का एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ लिरिक पोएम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, तो ये जो पोएम है इनकी है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। ये जो पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की फेमस लिरिक पोएम है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की फेमस लिरिक पोएम है। और ये जो पोएम है ये स्पीकर के इमोशन अपॉन सीइंग अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स। ये जो पोएम है ये कविता के कवि के उन भावों को व्यक्त करती है जब उन्होंने डैफोडिल्स को एक मैदान में देखा था। तो ये स्पीकर के इमोशन को ही बयान करती है ये पोएम, जब उन्होंने डैफोडिल्स को एक फील्ड में देखा था। तो ये आपका इसमें आपने ध्यान देना है। जैसे आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, ये फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंजा है ये पूरा। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्यों था, समझाना था, इसलिए ये पोएम लाइन जैसी शॉर्ट पोएम है। दिस पोएम इज़ ब्रीफ एंड स्ट्रक्चर्ड इन रेगुलर स्टैंजा। तो ये पोएम बहुत ही ब्रीफ में है, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने क्या कर दिया है, अपने कहानी को, अपने इमोशन को, व्यक्तिगत उनका पर्सनल इमोशन, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, उन्होंने इस चीज़ को इसमें बयान कर दिया। बहुत ही छोटे में संक्षिप्त रूप से उन्होंने बयान किया है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लेके गए हैं। सिंगल इमोशन द पोएम रिफ्लेक्ट अ सिंगल डीप फीलिंग ऑफ जॉय एंड सेरेनिटी दैट द पोएट एक्सपीरियंसेस व्हेन ही सीज द डैफोडिल। देखो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक शॉर्ट पोएम थी, इसमें कवि अपने शॉर्ट यानी कि संक्षिप्त और नियमित स्टैंजा के लिखा था। और सिंगल इमोशन क्या था कि ये जो कविता है, ये जो पोएम है, ये उस गहरी शांति की भावना को व्यक्त करती है जो कवि को डैफोडिल्स को देखकर हुई थी। ठीक है, म्यूज़िकल क्वालिटी, इसमें भी इन्होंने म्यूज़िकल क्वालिटी का यूज़ किया है, तो ये भी याद रखना है। देखिए इसमें इन्होंने सिंगल इमोशन का यूज़ किया, जैसे कि अभी मैंने समझाया ऊपर। तो कैसे वर्ड्सवर्थ ने इसका यूज़ किया है यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझेंगे। तो सिंगल इमोशन जिसमें से उन्होंने क्या किया था, सिंगल इमोशन, ये कविता उस गहरी शांति की भावना को व्यक्त करती है जो कवि को, या जो पोएट्स, जो वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को देखकर हुई थी। इसमें उन्होंने म्यूज़िकल क्वालिटी को भी यूज़ किया है,
यानी कि संगीतात्मक गुण। तो वर्ड्सवर्थ यूजेज अ रिदमिक पैटर्न एंड राइम स्कीम। तो इसमें इस कविता में उन्होंने क्या यूज़ किया, वर्ड्सवर्थ ने इस कविता में लयबद्ध पैटर्न और तुकबंदी का यूज़ किया है, यानी कि रिदमिक पैटर्न और राइम स्कीम का इन्होंने यूज़ किया। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ABABCC है। दैट गिव्स अ पोएम अ मेलोडियस क्वालिटी, जो क्या करता है, जो जिससे ये कविता कैसी बन जाती है, मेलोडियस क्वालिटी बन जाती है, यानी कि संगीतात्मक बन जाती है। तो देखिए इन्होंने म्यूजिकल क्वालिटी का इसमें यूज़ किया है, ठीक है। तो ये राइम की सारी विशेषताएं, लिरिक की सारी विशेषताएं हैं ये। पर्सनल एंड सब्जेक्टिव कैसे है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, एकदम लाइव यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कहाँ से म्यूजिकल क्वालिटी कैसे वर्ड्स कैसे कवि ने यूज़ किया है, कैसे आपका शॉर्ट पोएम है, कैसे ये सिंगल इमोशन है, कैसे म्यूजिकल क्वालिटी है, कैसे ये पर्सनल एंड सब्जेक्टिव होता है। तो उनकी एक पोएम लेके, वर्ड्सवर्थ की एक पोएम लेके हम यहाँ पे समझ रहे हैं। द पोएम कैप्चर्स द स्पीकर्स पर्सनल इमोशनल रिस्पॉन्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। इट डजंट टेल अ लॉन्ग स्टोरी बट रादर कन्वे अ सिंगल इमोशनल एक्सपीरियंस। देखिए तो यहाँ पे पर्सनल और सब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये जो पोएम है ये स्पीकर की व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया को प्रकृति की सुंदरता के प्रति दर्शाती है। इसमें कोई लंबी कहानी नहीं है। इट डजंट टेल अ लॉन्ग स्टोरी, ये कोई लंबी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक भावात्मक अनुभव को व्यक्त करती है। तो ये कोई लंबी स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल इमोशन को बयान कर रही है ये जो पोएम है, ठीक है। आई थिंक इतना ही था, वही चीज़ यहाँ पे भी समझा दिया है। आई थिंक ये दूसरी पोएम का था तो मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। यस ये दूसरी पोएम का था। आई थिंक ये एडगर एलन पो का मैंने लेना चाहा था बट लिया नहीं था। एडगर एलन पो की एक कहानी है ना, वो क्या बोलते हैं, एडगर एलन पो की, ये एडगर एलन पो का है। उनका भी एक लिरिक है, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। ये इनकी लिरिक है, विद इन अ ड्रीम, ठीक है। ये किसका है, एडगर एलन पो का है। तो ये याद रखना है, एडगर एलन पो का है, पो का है ये उन्हीं के पोएम है। ये भी एक लिरिक ही है। तो इसमें इन्होंने कैसा यूज़ किया है, कैसे उन्होंने शॉर्ट पोएम, सिंगल इमोशन, म्यूजिकल क्वालिटी, पर्सनल एंड सब्जेक्टिव का यूज़ किया। तो वही चीज़ है जैसे कि मैंने ऊपर समझा दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ये समझ में आना चाहिए कि कैसे इन्होंने इसमें यूज़ किया है, पूरा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है, ठीक है। कंक्लूज़न अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं, अगर निष्कर्ष पे निकले तो लिरिक क्या है, ब्रीफ होती है, हाईली इमोशनल, सब एक जगह मिल जाएगा आपको। ये सब की पॉइंट्स है। लिरिक सबसे पहले ब्रीफ होती है और बहुत ज़्यादा अत्यधिक भावात्मक होती है। सब्जेक्टिव पोएम होती है, ये भी याद रखना है। लिरिक कैसी पोएम होती है, सब्जेक्टिव पोएम होती है, आत्मप्रक कविता होती है। दैट यूजेज रिदम एंड म्यूजिकल क्वालिटीज़, जिसमें रिदम का यूज़ किया जाता है, म्यूजिकल क्वालिटीज़ का, यानी कि ये संगीतात्मक होती है, ये भी याद रखना है। संगीतात्मक गुणों का उपयोग करके जो स्पीकर है तो को एक्सप्रेस द थॉट्स ऑफ फीलिंग एंड सिंगल स्पीकर। तो इसमें क्या होता है, लिरिक एक संक्षिप्त होती है, अत्यधिक इमोशनल होती है, बहुत सब्जेक्टिव पोएम होती है और इसमें रिदम का यूज़ किया जाता है। ये संगीतात्मक गुण इसमें यूज़ होते हैं, ये संगीतात्मक होती है। तो संगीतात्मक गुणों का उपयोग करके जो स्पीकर के विचार और भावनाओं को व्यक्त करती है। इसमें जो स्पीकर है वो अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल थॉट को, पर्सनल एक्सपीरियंस को व्यक्त करता है। कोई बाहरी आपका इवेंट्स वगैरह, घटना वगैरह उसके बारे में वर्णन नहीं करता। ये पोएट्स के खुद के बारे में, खुद के फीलिंग्स, खुद के थॉट्स को ही एक्सप्रेस करता है लिरिक जो होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। rather than narrating events, it captures intensity of single moment or emotion. It has been one of the most popular forms of poetry throughout history due to its ability to connect deeply with human emotions. तो आगे क्या कहा जा रहा है कि ये घटनाओं का वर्णन करने के बजाय एक ही क्षण या भावना की तीव्रता को पकड़ती है, ये घटनाओं का वर्णन नहीं करती। बस इतना याद रखना, ये कवि के पर्सनल एक्सपीरियंस, थॉट्स, फीलिंग्स को बयान करती है। और हिस्ट्री में ये काव्य का एक अत्यंत लोकप्रिय रूप रहा है लिरिक, ये याद रखना है। हिस्ट्री में ये पोएटिक का ये सबसे अत्यंत लोकप्रिय रूप रहा है, फॉर्म रही है लिरिक, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं के साथ गहरे रूप से जुड़ता है लिरिक। तो ये था लिरिक। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। अभी इसके पहले भी पीडीएफ था, वो मैंने दिया नहीं था, तो सारी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड करवा दूँगी। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। समझ में आया लिरिक या नहीं? मैंने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक तो मैंने जो लेके आए थे
ये जो आपकी पीपीटी है इसके थ्रू समझाया, एक मैंने अपने थ्रू समझाया। आई होप कि समझ में आ गया होगा लिरिक होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, यस क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट में। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।